नमस्कार। आज के हमारे ये लेक्चर का टॉपिक है डीपी मुखर्जी के परंपराओं का द्वंद्व, जो कि बीए थर्ड ईयर के सिलेबस का भाग है। सबसे पहले हम डीपी मुखर्जी के बारे में पढ़ेंगे। डीपी मुखर्जी एक लब्ध प्रतिष्ठित भारतीय थे, जिन्होंने न केवल समाजशास्त्र के क्षेत्र में ही वरन अर्थशास्त्र, साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में अपना कीर्तिमान स्थापित किया। समाजशास्त्र में डीपी मुखर्जी का योगदान अपनी अलग पहचान और महत्व रखता है। आपने भारत पर पश्चिम के प्रभाव को एक समस्या के रूप में ना देखकर एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में विश्लेषित करने का प्रयत्न किया है। यानी भारतीय परंपराओं पर पश्चिम का जो प्रभाव है वह एक समस्या नहीं है, बल्कि एक सामाजिक प्रक्रिया है, ऐसा डीपी मुखर्जी का मानना था। पश्चिम के इस प्रभाव को डीपी मुखर्जी विघटनकारी घटना न मानकर प्राचीन काल से चली आ रही विभिन्न प्रजातियों और संस्कृतियों की समन्वय की श्रृंखला में एक नवीनतम कड़ी के रूप में देखते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि पश्चिम के प्रभाव से जो परिवर्तन आए हैं वह एक प्रक्रिया है। जिस प्रकार प्रजातियों और संस्कृतियों के समन्वय की श्रृंखला में एक नवीनतम परिवर्तन को ही उन्होंने परंपराओं में द्वंद्व की संज्ञा दी है। यानी जिस तरह से प्रजातियों और संस्कृतियों में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार से परंपराओं में भी परिवर्तन होता है। वे एक तरफ पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित थे, तो दूसरी तरफ भारतीय परंपराओं के अध्ययन पर भी जोर देते थे। समाजशास्त्र की अनेक अवधारणाओं पर आपने अपनी कृति समाजशास्त्र की मूल अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशोलॉजी में विचार व्यक्त किए हैं, जिनमें उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के बारे में, इतिहास और मानव समाज के बारे में, प्रगति, समूह, सामाजिक संबंध, अंतःक्रिया, संस्था और अवधारणाओं पर अपने मौलिक विचार व्यक्त किए हैं। डीपी मुखर्जी किसी भी समस्या का विश्लेषण एक समस्या के रूप में नहीं वरन एक प्रक्रिया के रूप में करते हैं। यानी डीपी मुखर्जी ऐसा मानते थे कि परंपराओं में द्वंद्व यानी जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वह एक समस्या नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है। प्रोफेसर डीपी मुखर्जी का जन्म सन 1894 में बंगाल के एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। डीपी मुखर्जी ऐसा मानते थे कि डीपी मुखर्जी लिखने के स्थान पर मौलिक बातचीत पर ज़्यादा जोर देते थे। यानी उन्हें लिखने से ज़्यादा वो आपसी बातचीत पर, विचार विमर्श पर अधिक बल देते थे। इसी के द्वारा वे नई पीढ़ी के मस्तिष्क को प्रशिक्षित कर अपने बारे में सोचने के लिए तैयार करते थे। वे कहा करते थे कि मानव का निर्माण करना मेरे लिए पर्याप्त है। यानी डीपी मुखर्जी ऐसा मानते थे कि एक मानव का निर्माण ही मैं कर पाऊँ, यही मेरे लिए पर्याप्त है। वे अपने छात्रों से कहा करते थे, मेरे पास पुस्तकें लिखने को समय नहीं है, क्योंकि उनका मानना था कि मुझे मानव का निर्माण करना है। अब है डीपी मुखर्जी के परंपराओं का द्वंद्व। डीपी मुखर्जी द्वंद्वात्मक उपागम के समर्थक हैं। द्वंद्वात्मक उपागम यह मानकर चलता है कि विश्व एवं समाज का विकास द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के द्वारा होता है। यानी डीपी मुखर्जी जो थे वो द्वंद्वात्मक उपागम के समर्थक हैं। द्वंद्वात्मक उपागम यह मानता है कि विश्व एवं समाज का जो विकास होता है वह द्वंद्वात्मक प्रक्रिया द्वारा होता है। प्रत्येक समाज में तो विरोधी शक्तियाँ मजबूत होती हैं, इनमें परस्पर संघर्ष होता है। इस संघर्ष का अंत एक नए समाज के रूप में होता है। यानी वो ऐसा मानते थे कि विरोध होता है और विरोध के बाद संघर्ष के साथ साथ एक परिवर्तन जो है समाज में आता है, ऐसा डीपी मुखर्जी मानते थे। जो दोनों विरोधी शक्तियों का समन्वय होता है, यानी जो वो परिवर्तन आता है वह दोनों विरोधी शक्तियों का परिवर्तन या समन्वय कहलाता है। मार्क्स इसे वाद प्रतिवाद संवाद के रूप में व्यक्त करते हैं। भारत में मार्क्स के द्वंद्वात्मक उपागम से प्रभावित होने वाले डीपी मुखर्जी प्रमुख हैं। वे भारत में सामाजिक प्रक्रिया एवं परिवर्तन के विश्लेषणों में परंपराओं
के संघर्ष की चर्चा करते हैं, यानी परंपराओं का द्वंद्व, यानी भारतीय परंपराओं के द्वंद्व की चर्चा प्रोफेसर डीपी मुखर्जी ने की है। मुखर्जी ने भारतीय परंपरा में अनेक प्रकार के विरोधों का उल्लेख किया और इस आधार पर परंपराओं के द्वंद्वात्मक अध्ययन का सुझाव दिया। मुखर्जी भारतीय परंपरा एवं पश्चिम की परंपरा के संघर्ष के द्वंद्व की चर्चा करते हैं, यानी भारतीय परंपरा और पश्चिम की परंपराओं के बीच जो संघर्ष और द्वंद्व की स्थिति है उस पर हमें अध्ययन करना चाहिए और उस पर ही उनके विचार परंपराओं के द्वंद्व में स्पष्ट होते हैं। मुखर्जी कहते हैं कि भारतीय मूल्यों एवं वर्ग हितों में पारस्परिक संघर्ष एवं अंतर्खेल होता है, यानी भारतीय मूल्यों और वर्ग हितों में परस्पर जो है संघर्ष चलता रहता है और फिर उनमें समन्वय पैदा होता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है और समाज में परिवर्तन होता रहता है, यानी भारतीय मूल्यों और परंपराओं में संघर्ष चलता है, परिवर्तन होता है, समन्वय होता है और इस तरह से एक प्रक्रिया जो है समाज में चलती रहती है और समाज में परिवर्तन होता है, ऐसा डीपी मुखर्जी का मानना था। भारत में यह प्रक्रिया मुसलमानों के आगमन एवं उनके प्रभाव से ही प्रारंभ हुई, जो आज तक चली आ रही है। पश्चिमी भारतीय परंपरा एवं पश्चिम की परंपरा के संघर्ष के फलस्वरूप उन्होंने अनेक सांस्कृतिक विरोधाभास भी उत्पन्न होते बताए हैं। मुखर्जी ने परंपराओं के अनेक प्रकार के विरोधों का उल्लेख किया है। उनका मत है कि कस्बों एवं नगरों में स्वेच्छावाद पनप रहा है, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति प्रबल होती जा रही है और समूहवादी परंपरा का विरोध हो रहा है। मुखर्जी कहते हैं कि परंपराओं में उत्पन्न हो रहे इस प्रकार के विरोधाभासों का अध्ययन किया जाना चाहिए, यानी परंपराओं में जो विरोधाभासी परिवर्तन हो रहे हैं या जो भी परिवर्तन दिन प्रतिदिन हो रहे हैं उनका जो है अध्ययन किया जाना चाहिए। डीपी मुखर्जी का मत है कि धर्म से संबंधित परंपराएं आज भी भारत में अपनी निरंतरता बनाए हुए हैं। धार्मिक परंपराओं का संघर्ष नगरीय मध्यम वर्ग की परंपराओं के साथ हो रहा है। वे यह भी कहते हैं कि भारतीय समाजशास्त्रियों को अपने अध्ययन की इकाई व्यक्ति नहीं वरन समूह को चुनना चाहिए, क्योंकि समूह के आचरण को परंपराएं नियंत्रित, निर्देशित और संचालित करती हैं। यानी डीपी मुखर्जी ऐसा मानते थे कि भारतीय समाजशास्त्रियों को व्यक्ति का नहीं वरन समूह का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि समूह के आचरण को परंपराएं नियंत्रित, निर्देशित और संचालित करती हैं। यानी समूह के आचरण से ही जो है समूह के आचरण को परंपराएं नियंत्रित करती हैं। इसी संदर्भ में मुखर्जी ने लिखा है कि परंपरा वास्तव में आचरण या व्यवहार का नियम है, यानी परंपराएं जो हैं यानी जैसा हम व्यवहार करते हैं, जैसा हमारा आचरण है, वे सब परंपराओं के अंतर्गत आते हैं या परंपराएं जो है हमारे व्यक्तित्व या हमारे आचरण को बनाती हैं। प्रोफेसर डीपी मुखर्जी का कहना है कि भारतीय समाजशास्त्रियों को परंपराओं के अध्ययन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। जिन सामाजिक परंपराओं के मध्य हमने जन्म लिया है, यह भी अध्ययन किया बड़े हुए हैं, आज भी वहाँ रह रहे हैं, उनका अध्ययन हमारे लिए आवश्यक एवं लाभदायक है। यानी सीधी सी बात यह है कि भारतीय समाजशास्त्रियों को परंपराओं के अध्ययन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिन सामाजिक परंपराओं के मध्य हम पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं और आज भी जी रहे हैं, उन परंपराओं से ही हम जो है हमारा व्यक्तित्व बनता है और इनका अध्ययन हमें आवश्यक रूप से करना चाहिए। यह भी अध्ययन किया जाना चाहिए कि आंतरिक एवं बाह्य दबावों से परंपराओं में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। हमारी सामाजिक परंपराओं में अनुकूलन की एक विशेष क्षमता होती है, पर डीपी मुखर्जी ऐसा मानते थे कि हमारी जो परंपराएं हैं उनमें एक अनुकूलन की एक विशेष शक्ति होती है, वह जल्दी ही जो है अनुकूलन कर लेते हैं। अतः यदि आप भारतीय हैं तो परंपराओं से मुक्त होने का कोई मार्ग नहीं है, यानी हम परंपराओं से मुक्त नहीं हो सकते हैं। प्रोफेसर मुखर्जी के अनुसार नगरों एवं कस्बों में मध्यम वर्गों में विशेषतः स्वेच्छावाद पनप रहा है। प्रोफेसर मुखर्जी की दृष्टि में धर्म से संबंधित परंपराएं जो आज भी अपनी
निरंतरता बनाए हुए हैं और नगरीय मध्यम वर्ग की नवीन परंपराओं के बीच द्वंद्व या संघर्ष पाया जाता है। समाजशास्त्री इन पर इस दृष्टि से विचार करता है कि परंपराओं का विकास संघर्ष या द्वंद्व के माध्यम से होता है। परंपरा वास्तव में आचरणों या व्यवहार का एक नियम है, यानी जैसा हम आचरण करते हैं, हम व्यवहार करते हैं, वह सब परंपराएं ही हैं। परंपराओं का उद्गम किसी स्रोत से होता है। यह स्रोत धर्म, संत या रहस्यमयी व्यक्ति हो सकता है, चाहे इसका स्रोत कोई भी क्यों ना हो। ये परंपराएं सामाजिक सुदृढ़ता का निर्णायक भाग बन जाती हैं, यानी ये जो परंपराएं होती हैं वह समाज को प्रतिबिंबित भी करती हैं। उपयुक्त कथन का एक सामान्य निष्कर्ष यह निकलता है कि परंपरा कुछ भी नहीं है बल्कि बनाए रखने या संरक्षण की क्रिया है। अतः परंपराएं रूढ़िवादी होती हैं, लेकिन यह निष्कर्ष गलत होगा। इसका कारण यह है कि परंपराएं परिवर्तित होती हैं, बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के कारकों से ये बदलती रहती हैं, यानी परंपराओं में परिवर्तन निरंतर होता रहता है, ऐसा डीबी मुखर्जी का मानना था। अब है परंपराओं के द्वंद्वात्मक प्रारूप के बारे में डीबी मुखर्जी के विचार। डीबी मुखर्जी ने भारतीय समाज में पाई जाने वाली परंपराओं के अध्ययन हेतु जो प्रारूप बताए हैं वे इस प्रकार हैं। पहला होता है लघु एवं बृहद परंपरा में संघर्ष प्रारूप। प्रोफेसर डीबी मुखर्जी से मानते थे कि लघु और बृहद परंपराएं समाज में दो प्रकार की परंपराएं विद्यमान होती हैं। पहला होते हैं लघु, दूसरी बृहद। लघु परंपराएं अलिखित होती हैं, उनकी उत्पत्ति संस्कृत साहित्य में नहीं है वरन स्थानीय स्रोतों से में विद्यमान है। और बृहद परंपराएं जो होती हैं वह लिखित होती हैं, जैसे रामायण, महाभारत इत्यादि। पुनर्जागरण की श्रृंखलाएं। डीबी मुखर्जी भारतीय परंपराओं के अध्ययन हेतु भारत में हुए पुनर्जागरण के आंदोलनों में प्रयासों का अध्ययन करने पर भी सुझाव देते हैं। उनकी मान्यता है कि भारत में पुनर्जागरण का प्रारंभ केवल 19वीं सदी में ही नहीं हुआ वरन यह तो वैदिक काल से चला आ रहा है। यानी भारतीय परंपराओं में संघर्ष के आधार पर डीबी मुखर्जी ने समाज के इतिहास के काल को 6 भागों में बांटा है। पहला है वैदिक आर्यकाल, दूसरा बुद्ध काल, तीसरा गुप्त काल, चौथा हर्ष एवं विक्रमादित्य काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल। यानी इस प्रकार से भारतीय परंपराओं में परिवर्तन हुए हैं। परंपराओं तथा उनमें होने वाले संघर्षों, अनुकूलन, परिवर्तन की विवेचना डीबी मुखर्जी ने प्रस्तुत की है। अब है उच्च एवं निम्न परंपराओं में द्वंद्व। टर्नर ने परंपराओं को उच्च एवं निम्न दो भागों में व्यक्त किया है। ये दोनों परंपराएं भी यानी इन दोनों परंपराओं के बारे में मुखर्जी कहते हैं कि परंपराएं जो है वह द्वंद्व से गुजरती हैं। उच्च परंपराएं परिवर्तन के दौरान नीचे धरातल में आती हैं और निम्न परंपराएं उच्च शिखर की ओर अग्रसर होती हैं। इस प्रकार से समाज में परंपराओं का आरोहण और अवरोहण क्रम चलता ही रहता है। इसी प्रक्रिया के दौरान उनमें संघर्ष, सामंजस्य, अनुकूलन एवं परिवर्तन समन्वय स्थापित होता रहता है। अब है आंतरिक एवं बाह्य परंपराओं में द्वंद्व। डीबी मुखर्जी लिखते हैं कि भारतीय समाज में समय समय पर भारतीय परंपराओं एवं बाह्य परंपराओं पर भी द्वंद्व एवं संघर्ष होता रहता है। भारत में प्राचीन काल से ही आक्रमणकारी के रूप में शक, हूण, कुषाण, मंगोल, मुसलमान और अंग्रेज आते रहे हैं, जिनकी परंपराएं भारत की मूल परंपराओं से भिन्न थीं। इनका संघर्ष भारतीय परंपराओं से हुआ और संघर्ष जो है भारतीय परंपराओं से हुआ और इसके फलस्वरूप भारतीय परंपरा परिवर्तन, अनुकूलन, समन्वय की प्रक्रिया से गुजरी। कहने का अर्थ यह है कि धीरे धीरे समाज में जैसे जैसे परिवर्तन आया, परंपराओं में परिवर्तन हुआ, संघर्ष हुआ, सामंजस्य हुआ और परंपराओं ने उनके साथ अनुकूलन स्थापित कर लिया।
डीपी मुखर्जी ने भारतीय समाज और संस्कृति में निहित परंपराओं के आपसी द्वंद्व का भी उल्लेख किया है। अब पांचवा हमारा पॉइंट है परंपरा एवं आधुनिकता में द्वंद्व। डीपी मुखर्जी ने परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व का भी उल्लेख किया है। आपने इन्हें क्रमशः वाद प्रतिवाद के रूप में दर्शाया है। दोनों के संघर्ष से ही आधुनिकीकरण पनपता है। यानी डीपी मुखर्जी का ऐसा मानना था कि परंपरा एवं आधुनिकता में द्वंद्व के कारण ही आधुनिकीकरण पनपता है, जो दोनों का समन्वय भी है। यानी आधुनिकता और परंपरा में जब समन्वय स्थापित हो जाता है तो आधुनिकीकरण की स्थिति पैदा होती है। उनका मत है कि आधुनिकीकरण को समझने के लिए परंपरा को समझना आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान का अध्ययन भूतकाल के संदर्भ में ही किया जा सकता है। प्रोफेसर डीपी मुखर्जी ऐसा मानते थे कि यदि आप वर्तमान का अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको भूतकाल का अध्ययन करना पड़ेगा। इस प्रकार जो है प्रोफेसर डीपी मुखर्जी ने परंपराओं के द्वंद्व पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। परंपराओं में परिवर्तन को वह एक प्रक्रिया मानते थे, उसे एक संघर्ष नहीं मानते थे। और उनका कहना था कि परंपराओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, नई परंपराओं का विकास होता है। परंपराओं में जो है अनुकूलन की एक शक्ति विद्यमान रहती है। उम्मीद है यह टॉपिक आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।